डियर स्टूडेंट, मैं श्रद्धा इंटर कॉलेज से इस्लाम सर आज आप लोगों को बताऊंगा गोली दर्पण के बारे में। तो देखते हैं कि गोली दर्पण होता क्या है। तो गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसके किसी एक सतह पर पारे का लेप लगाकर दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बना दिया जाता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो देखिए समझिए, जैसे हम मान लेते हैं कि यह कोई कांच का खोखला गोला है। अब यह कांच का खोखला गोला है तो यह पारदर्शी होगा। अब इस कांच के खोखले गोले से हम दो ऐसे भाग काट लेते हैं। तो जब इससे दो भाग काट लेंगे और काटने के बाद जब इसको अलग करेंगे तो एक भाग ऐसे प्राप्त होगा और एक भाग ऐसे प्राप्त होगा। तो यह देखिए, अब इसके हम किसी एक सतह पर कलई कर दें। जैसे इसको हम इस सतह पर पारे का लेप लगा दें, तो पारे का लेप लगा देंगे तो यह चिकना तल हो जाएगा, परावर्तक तल। यदि इस पर हम पारे का लेप लगा दें तो यह चिकना तल हो जाएगा, तो यह परावर्तक तल। तो इसमें परावर्तन की प्रक्रिया उभरे भाग से हो रही है और इसमें परावर्तन की प्रक्रिया दबे हुए भाग से हो रही है, क्योंकि यह दबा हुआ भाग है और यह उभरा हुआ भाग है। ठीक, तो लिखेंगे क्या कि यह गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का भाग होता है जिसके किसी एक पृष्ठ पर या सतह पर हम पारे का क्या लगा देते हैं, लेप लगाकर दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बना देते हैं। अब गोली दर्पण के प्रकार, तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। तो अवतल किसे कहते हैं? तो वह दर्पण, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन की प्रक्रिया दबे हुए भाग से हो। तो देखिए, यह मान लेते हैं कि यह कांच के खोखले गोले का भाग है, तो इधर से जो भाग होगा वह उभरा होगा और इधर से जो भाग होगा वह दबा होगा। तो हम कहेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहेंगे? तो वह दर्पण जिसमें परावर्तन की क्रिया किस भाग से हो, दबे हुए भाग से हो। और जब परावर्तन की प्रक्रिया दबे हुए भाग से होगी तो कलई किस भाग पर करेंगे, उभरे भाग पर। ठीक, तो लिखेंगे अवतल दर्पण क्या होता है, तो लिखेंगे कि वह गोली दर्पण जिसमें परावर्तन की क्रिया दबे हुए भाग में होती है, उस दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक, जैसे में चित्र ए, चित्र नीचे बनाया गया है दोनों एक साथ। यहाँ पर देखिए, अब बात करेंगे उत्तल दर्पण। तो वह दर्पण जिसमें परावर्तन की क्रिया उभरे हुए भाग से होती है, उस दर्पण को हम कहेंगे उत्तल दर्पण। जैसे चित्र बी। अब देखिए चित्र ए और चित्र बी होता क्या है, तो हम देखते हैं चित्र ए और चित्र बी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर चित्र ए में कलई किस भाग पर किया गया है, उभरे भाग पर। तो उभरे भाग पर कलई किया गया है तो परावर्तन की प्रक्रिया किस भाग से होगी, दबे भाग से। तो यह कौन सा दर्पण होगा, यह अवतल दर्पण होगा। और यह दर्पण देखिए, इसमें कलई किस भाग पर किया गया है, इसमें कलई या पारे का लेप किस भाग पर लगाया गया है, दबे हुए भाग पर। तो इसमें परावर्तन की प्रक्रिया किस भाग से होगी, उभरे हुए भाग से। तो यह कौन सा दर्पण, उत्तल। या फिर याद करने का तरीका देखिए, ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा, मतलब जिसमें परावर्तन की प्रक्रिया उभरे भाग से होगी वह उत्तल, और जिसमें परावर्तन, अब उभरा छोड़कर एक होगा दबा, तो जिसमें परावर्तन की प्रक्रिया दबे हुए भाग से होगी वह कौन सा दर्पण होगा, वह होगा अवतल। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं अब। ठीक, तो गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं, तो जैसे में गोली दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यह कांच का खोखले गोले का एक आकार बनाया गया है। ठीक ना, तो यहाँ पर कांच के खोखले गोले के इतने भाग को काट लिया गया है। अब इतने भाग को जब हम काट लेंगे तो यह वाला भाग हम बस डैश डैश से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम बात करेंगे वक्रता केंद्र। तो यह वास्तव में है क्या, यह वास्तव में यह जो दर्पण बना है यह कांच का एक खोखला गोला है। तो कांच के खोखले गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक, तो लिखेंगे क्या कि यह गोली दर्पण कैसा दर्पण है, अवतल है। क्यों? क्योंकि इस पर कलई किस भाग पर किया गया है, उभरे हुए भाग पर। तो परावर्तन की प्रक्रिया किस भाग से होगी,
दबे हुए भाग पर। तो हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के हम केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए यह उत्तल दर्पण है। कैसे पता? क्योंकि इसमें परावर्तन की प्रक्रिया किस भाग से होगी? उभरे हुए भाग से। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं और इसको किसे दर्शाते हैं? सी से दर्शाते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर लिखा गया है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पर गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र तो हो गया। अब यहाँ पर बात करेंगे ध्रुव। तो यह देखिए दर्पण यहाँ से लेके यहाँ तक का है। दर्पण कहाँ से लेकर कहाँ तक का है? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दर्पण का यह मध्य बिंदु है और इसी दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहेंगे? ध्रुव। तो यहाँ पर लिखा गया है कि गोलीय, यहाँ पर देखिए कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो लिखा गया दर्पण है तो यह गोलीय दर्पण का यह मध्य बिंदु है तो इसे कहेंगे हम दर्पण का ध्रुव। ठीक, अब बात करेंगे वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या देखिए यह ध्रुव हो गया और यह केंद्र हो गया। तो ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि गोलीय दर्पण में दर्पण के ध्रुव को किस दर्शाते हैं? पी से, तथा वक्रता केंद्र जिसको कि दर्शाते हैं सी के बीच की दूरी को दर्पण का ध्रुव कहते के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब वक्रता त्रिज्या हो गया तो मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? तो मुख्य अक्ष के लिए देख लीजिए यह पी क्या है? पोल, पोल माने ध्रुव। यह सी क्या है? सेंटर, सेंटर माने केंद्र। तो ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। अब बात करेंगे मुख्य अक्ष की। तो यह देखिए वक्रता केंद्र है और यह देखिए ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होगी कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, अब बात करेंगे मुख्य फोकस की। तो मुख्य फोकस को फोकस के नाम से जाना जाता है तथा फोकस दूरी क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसे पहचानेंगे? क्योंकि अवतल दर्पण होगा तो देखिए यह कांच का पहले खोखला गोला लेते हैं, इस कांच के खोखले गोले को ऐसे काट लेते हैं, काट लेंगे तो ऐसा प्राप्त होगा। अब अवतल दर्पण बनाने के लिए हम इसके उभरे हुए भाग पर कलई करेंगे। अब उभरे हुए भाग पर कलई करेंगे तो परावर्तन की प्रक्रिया दबे भाग से होगी। तो इस दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह मुख्य अक्ष है, यह वक्रता केंद्र है और यह क्या है? फोकस है। ठीक, और इस फोकस को किससे दर्शाते हैं? यफ से। यहाँ पर बगल में दर्शाया गया है कि फोकस को किससे? यफ से। तो देखिए कि यह प्रकाश किरण जो चल रही है वो मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाता है उसे हम कहेंगे फोकस। तो अवतल में दिखाई देता है जाता है और उत्तल में हम मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए क्या लिखा गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जिस प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, यहाँ पर क्या लिखा है? किरणें क्या लिखा जाएगा कि परावर्तन के पश्चात। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अवतल दर्पण में या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में होता है मुख्य फोकस कहलाता है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे फोकस कहते हैं। ठीक,
और यह फोकस है और यह ध्रुव है। तो फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है तथा मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक।